नज़ाकत मलिक आपके साथ हाजिर है एक नए गेस्ट के साथ। आपको पता है कि मैं एक शो कर रहा हूँ ओवरसीज़ हीरोज़ विद नज़ाकत मलिक। उसमें जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ हैं, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान बाहर रह के उनको हाईलाइट करना है। इसके साथ साथ इस शो का मकसद ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसले मसाइल हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके उजागर किया जाए, और जो डिफ़िकल्टीज़ डिफरेंट किस्म की फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वो आती हैं, तो उनको भी हाईलाइट किया जाए। आज मैं वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग कंसल्टेंट हैं, एसडीजी एडवोकेट हैं, इसके साथ साथ मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, गूगल सीएस इन्फ्लुएंसर भी हैं और YMCA कोलमपुर टोस्टमास्टर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। और एक और बात बताता जाऊँ कि ये तहरीर शनास भी। मेरे साथ हैं नबील तरमिजी, ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और देखने वाले भी खैरियत से होंगे। जी शुक्रिया। तो अभी हम बाकायदा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास तो मुझे कुछ मालूमात थी, वो तो मैंने नाजरीन के साथ शेयर कर दी। कुछ आप भी अपने बारे में अगर कुछ दो वर्ड कहना चाहें तो। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, अपने इस कमाल के इनिशिएटिव में आपने मुझे जो इस काबिल समझा कि मुझे आपने दावत दी। तारुफ मुख्तसर ये कि तकरीबन गुज़श्ता 20-21 साल से पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हूँ, बिला वास्ता। आजकल पिछले 5 साल से ज़ाहिर है कि मैं मलेशिया में हूँ, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री से, क्योंकि यहाँ पर मैं एक यूनाइटेड नेशंस का एक ज़ेली इदारा है जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स एशिया पैसिफिक जो ममालिक हैं उनके जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी मेकिंग और डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज हैं तकरीबन 26 ममालिक की, एशियाई और पैसिफिक रीजन की, उनकी जो है हम लोग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान भी आता है। तो उसके हवाले से पीटीवी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, रेडियो पाकिस्तान, उनसे मैं वाबस्ता हूँ। तो पिछले 20-21 साल से जो है वो टेलीविजन इंडस्ट्री में हूँ। और जैसा आपने तारुफ फरमाया कि बहुत सारे और चीज़ें हैं मसरूफ़ रखने को, गालिब ने ये हरकतें की हुई हैं कि गूगल क्राउडसोर्स एक इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इनिशिएटिव है क्राउडसोर्स के हवाले से। तो उसका मैं मलेशिया में आई एम वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। फिर पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से टोस्टमास्टर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर कुआलालंपुर का एक वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट क्लब YMCA केल टोस्टमास्टर्स, बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का जो है वो ये ग्रुप है, उसका मैं रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। और बाकी ग्राफोलॉजिस्ट बिल्कुल पिछले कोई 20-25 साल से ये तहरीर शनासी का, ग्राफोलॉजी का पाकिस्तान में पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने अपने ही प्रोग्राम के अंदर, चमक दे तारे, बैक इन 2004। जी, उसकी कुछ हाइलाइट्स देखी हैं आपकी टाइमलाइन पे। बिल्कुल। एक चीज़ सिर्फ ये कर लीजिएगा कि तिरमिज़ी TIRMAZI है। हालांकि हम बहुत सारे कजन्स की जो है वो तिरमिज़ी जो है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये मेरा जो है TIRMAZI ये बिल्कुल इस तरह से जो लिखा हुआ। इसका मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा मैं चीज़ बता दूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये तिरमिज़ी है क्या, तो ये उज़्बेकिस्तान का एक शहर है तिरमिज़,
और इसकी जो एटमोलॉजी है वो बड़ी मजेदार है। बातों से एक बात निकल आई, वो ये कि जब सिकंदर आजम पहुंचा ना उस एरिया में, तिरमस का जो एरिया है, तो उसने कहा यार ये क्या, यार इतनी गर्म जगह ये क्या है। तो उसका जो मुसाहिब था ना, उसने कहा कि आलिजा ये तो दिस इज लाइक अ थर्मोस, तो ये थर्मोस जितना ये गर्म है। वो थर्मोस से आहिस्ता आहिस्ता जो ना तिरमस बन गया। और फिर जब वो हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जब वो मदीना से जो है उन्होंने हिजरत की और यहाँ पर तिरमस पहुंचे, तो वहां पर उस वक्त तक इसका नाम तिरमस हो चुका था, और उसकी विसातत से हमारा नाम के आगे जो है वो तिरमिज़ी लिखा हुआ है। तो खैर बहरहाल, क्या बात जी। अच्छा सर, आप जब पाकिस्तान से बाहर पहली दफा आए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? आप थोड़ी याद करके बता सकते हैं? अच्छा, फीलिंग्स तो मुझे बिल्कुल कोई याद नहीं है, क्योंकि मैं पैदा ही मक्का में हुआ था। तो मेरे वालिद साहब जो है वो सऊदी अरब में होते थे, स्कीको में इंजीनियर थे। और फिर उसके बाद मैं ग़ालिबन उस वक्त 7-8 साल का होऊंगा कि हम लोग पाकिस्तान आ गए बैक इन 1989। उसके बाद फिर वालिद साहब का अपना कारोबार और जो भी उनके जो है वो मसरूफियात जो है वो पाकिस्तान में ही रही। वो खुद तो सारी दुनिया काफ़ी उन्होंने फिरी, तो हमें फिर घूमने फिरने का मौका मिला जाके। कितनी उम्र में, मेरा 33 साल की उम्र में दोबारा फिर मौका मिला, और चाइना गया, चाइना पाकिस्तान टेलीविजन को रिप्रेजेंट करने वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के हवाले से 2015, और उसके हवाले से आईसीटी और प्रोग्रामिंग के हवाले से जो मैं गया था वहां पर। और फिर उसी तरह से फिर मैं ग्वांगजू 2016 में गया, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के हवाले से। एक को प्रोडक्शन हम लोगों ने की थी पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से ही, जो कि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि तकरीबन 16 ममालिक में नशर हुई थी। तो उससे अगले साल ही फिर मुझे जॉब मिली, और फिर मैंने सरकारी नौकरी को मैंने खैरबाद किया और मैं मलेशिया आ गया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, मुख्तलिफ जगहों में मैं ट्रेनिंग खुद भी कंडक्ट करता हूँ। और बस ये है। तो जाहिर है एक बचपन से ही एक चीज़ थी कि एक डाइवर्सिफाइड किस्म का माहौल था। यानी उर्दू मेरी लाहौरियों वाली बिल्कुल इसलिए नहीं लगती कि मेरी जो उर्दू की जो उस्तानी थी वो मुंबई से थी, तो अच्छा। उनका एक एक्सेंट था, तो वो हो गया। फिर उसके बाद ये कि वो भी बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का माहौल था सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि हमारे घर के साथ ही फ़लस्तीन से लोग भी रहते थे, इराक के लोग भी रहते थे, इजिप्शियंस भी थे, उज़्बेकिस्तान से एक हमारी मैडम थी, वो थी कराची से थी। तो इस तरह से वो एक डाइवर्स किस्म का जो है वो था। तो जब प्रोफेशनल करियर के हवाले से जब मैं चाइना पहली दफ़ा गया, वो एक बड़ा मल्टी कल्चरल किस्म का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं गया था, ये वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और उससे पहले भी एक ट्रेनिंग थी। तो मुझे अडेप्ट करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। आई डोंट नो, पता नहीं, यानी बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन रहा। तो यहाँ पर भी जब मैं मलेशिया, मुझे आज ये 5वां साल शुरू हो गया, नॉट इन अ सिंगल डे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी प्रदेश में हूँ या कोई होम सिकनेस है या कोई और चीज़। ज़ाहिर है वालिदैन मेरे लाहौर में है, तो वो एक फैक्टर है बहन भाइयों का और वालिदैन का, लेकिन बाकी अदरवाइज कोई उस तरह के नहीं है, क्योंकि अडेप्टेशन वो जो क्या माहौल के हिसाब से ना अडेप्ट बड़ा इजीली मैं हो गया। सही है। हाँ, इसकी एक वजह ये भी है कि आप बता रहे हैं कि आपकी पैदाइश जो है वो मुल्क से बाहर हुई है। अच्छा, जो आपका प्रोफेशन है, आप अभी मलेशिया में हैं, तो वहाँ पे आप अभी और बहुत सारे हमें नाजरीन कुछ देख रहे होंगे, तो वो भी शायद इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों। तो हाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल इन मलेशिया? अच्छा, इसके अंदर ना मलेशिया का डायरेक्टली कोई उस तरह से लेना देना नहीं, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ज़ेली इदारा है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इसको होस्ट मलेशियन गवर्नमेंट कर रही है तकरीबन पिछले 40-42 सालों से। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो मलेशियन कल्चर का या मलेशियन एक्सेप्टेबिलिटी का इतना वो मसला नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में जो है वो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है एक्सपर्ट्स की, या जो है इंजीनियर्स की, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह की,
या कोई और जो है वो जो चीजें हैं। मेरा चूंकि ताल्लुक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी से है, तो चूंकि इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी के अंदर फिर वो अगर एक्सेप्टेबिलिटी किसी मुल्क में ना भी हो तो फिर भी वो एक डिप्लोमेट वो डिप्लोमेट का एक वो होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना वो चल रहा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया में अगर मतलब इस तरह का प्रोफेशन मीडिया के अंदर जो मैंने देखा है, चूंकि मलेशिया बड़ा एक डाइवर्स किस्म का मुल्क है। मिसाल के तौर पे इनको मलेशिया को का स्लोगन है मलेशिया ट्रूली एशिया। तो इसके अंदर आप किसी भी कुआलालंपुर में अगर आप ये सोचे ना कि यार मैं जाना चाहता हूँ इंडिया की एक सैर करना चाहता हूँ, उनका कल्चर देखना चाहता हूँ, तो उसका इंडियन कल्चर आपको कुआलालंपुर में आपको मिल जाएगा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अगर आप कहते हैं मैं चाइना जाना चाहता हूँ तो चाइनीज कल्चर आपको पूरा उसी तरह से ही आपको मिलेगा जिस तरह से चाइना में मिलेगा आपको। इसी तरह से कोरियन कम्युनिटी है, ईरानियन कम्युनिटी है, पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है, सीरियन है, तो यूरोपियन है। तो वो इस वजह से बड़ा एक डाइवर्स किस्म का जो है वो है, और इसी वजह से कुआलालंपुर के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो पिछले 20-20 साल से यहाँ पर है। इवन उनको कोई सिटीजनशिप वगैरह उस तरह से नहीं है, लेकिन वो 20-20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे उतना अच्छा फ्लुएंट भाषा मलायो का स्पीकर नहीं हूँ जो इनकी जुबान है, तो इसके बावजूद भी अंग्रेजी अगर मैंने किसी सब्जी वाले से भी बोलनी है ना तो मैं बोल लेता हूँ। तो इतना इस हद तक जो है वो एक्सपर्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी कुआलालंपुर के अंदर मैंने देखी है, यहाँ पे है। अच्छा, सही है, सही है। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप जो लैंग्वेजेस हैं, तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज है, उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, या इंग्लिश की कितने परसेंट एक्सेप्टेबिलिटी है, जो क्वेश्चन बोली जाती होगी जी, जो मेन स्ट्रीम जो शहर हैं, कुआलालंपुर हो गया, मलाका हो गया, जोहर बारू हो गया, और इसके अलावा और जो बड़े जो शहर हैं सबा सरावा के और लंकावी वगैरह के जो टूरिस्टिक स्पॉट्स है, वहाँ तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा, यानी वहाँ पर 100% जो है ना वो है, लोग समझते हैं उस चीज को। और बाकी उर्दू जो सबसे जो कमाल जो चीज है कि उर्दू तो बोलना बहुत इजी इसलिए भी है कि यहाँ पर तो जो नॉर्थ इंडियंस हैं जिनमें हमारे सिख भाई हैं और हमारे जो हिंदू दोस्त हैं सारे, वो उर्दू हिंदी बोलते हैं। नेपाली भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है एक्सपर्ट्स की जो नेपाली हैं, उनको हिंदी आती है। भूटानीज को हिंदी आती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के जितने जो हमारे भाई हैं उनको आती है जो है हिंदी उर्दू आती है। तो इसलिए आप कहीं पे भी चले जाएं वो आपको हिंदी उर्दू बोलने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। फिजी, मॉरिशियस, मालदीवियन सारों को आती है। तो ये एक जो है वो एक चीज है। बाकी इनकी जो लैंग्वेज है भाषा मलायो, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के हवाले से जितने भी काम होते हैं वो इसी लैंग्वेज में ही होते हैं, भाषा मलायो में। मैंने YMCA जो इनका एक इदारा है, कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर किसी दौर में मैंने दाखिला लिया था भाषा मलायो सीखने के लिए। तो फिर वहीं से ही फिर मैं ये टोस्ट मास्टर्स के चक्कर में भी पड़ गया मैं, तो थोड़ी मैंने सीखी है। लेकिन ज्यादा मैंने भाषा मलायो की जो प्रैक्टिस जो मेरी हुई वो मेरी हुई इंडोनेशिया जाके, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी उतनी नहीं है। तो इंडोनेशियन और मलेशियन काफी मिलती जुलती है, जिस तरह हिंदी उर्दू है। तो मलेशियन के साथ अगर आप बोले ना ज्यादा तो वो थोड़ा माइंड कर जाता है कि यार हमें अंग्रेजी आती है, आप तरद्दुद ना करें आप। तो इंडोनेशिया के अंदर उनको चूंकि अंग्रेजी का थोड़ा सा मसला होता है, तो उस वजह से फिर वहां पर भाषा मलायो मैं जरा इजीली बोल लेता हूँ, और वहां पर फिर जरा डिस्काउंट वगैरह करवा लेते हैं मार्केट वगैरह जाके सब्जियों पे। अच्छा, सही सही। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उधर का, या मतलब घर से वर्क प्लेस पे जाने का और इस तरह, वो क्या निज़ाम है? मतलब वो इजीली हर बंदे के लिए अप्रोचेबल है, या मतलब हर बंदे को गाड़ी? इसमें इस तरह से है कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम काफ़ी अच्छा है। पहले तो इनका जो ट्रेन का जो कम्यूटिंग है, जो इंटरसिटी जो ट्रेन है, उसके हवाले से LRT हो गई, इनकी जो बसेस हो गई। कुछ राउट्स ऐसे हैं जो स्पेशली जो टूरिस्ट राउट्स हैं वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो सिर्फ ये अपने जो है ना मुल्क की जो है वो
हाईलाइट्स को उजागर करने के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ। उसमें जाहिर है लोकल लोग भी जो है वो बैठते हैं, स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, और वो काफ़ी बड़ा इनका टूरिज्म का प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में उबर और करीम है, यहाँ पर ग्रैब टैक्सी है, तो वो बड़ी कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद ये कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके लिए गाड़ी अफोर्ड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सेकंड हैंड भी और फर्स्ट हैंड भी। और यानी जब यहाँ पर आया था तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का था उस वक्त, और मुझे पहले साल ही मैंने सिर्फ मेरे ख्याल में 50% डाउन पेमेंट की थी इनकी लोकल जो नेशनल इनकी जो कार है प्रोडुआ, तो वो जनाब मुझे 7 साल का उन्होंने दे दिया जो है वो क्या हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी। तो वो थोड़ी थोड़ी वो इतनी माइन्यूट सी है, मेरे ख्याल में 10 या 12 हज़ार मेरे ख्याल में महीने का मैं देता हूँ, तो सुकून से एंजॉय करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यहाँ पर काफी बेहतर है बनिस्बत के बाकी जो इस पट्टी के जो ममालिक हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इवन सिंगापुर हो गया, तो ट्रैफिक जैम वहाँ पर काफी ज्यादा है। यहाँ पर उतनी नहीं है जितनी जो है बाकी जो हमसाया। ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान से अभी कुछ पाकिस्तान से भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान से अगर कोई बंदा मलेशिया आना चाहे तो उसका मतलब आसान रूट क्या है? मतलब किस तरह वो नौकरी कोई अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल हैं या एजेंसीज अवेलेबल हैं, या वो बिजनेस के हवाले से आ सकता है, वो कैसे? अच्छा, उसमें नज़ाकत भाई इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके मसाइल में अक्सर मैं देखता रहता हूँ, थोड़ा सा हाई कमीशन वगैरह के साथ भी अक्सर ताल्लुक रहता है मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में। जो सबसे बड़ी जो अपील है वो ये कि कभी भी 2 नंबर तरीके से किसी भी 2 नंबर एजेंट के थ्रू कभी ना, ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ना, कोई लिटरली यू आर ऑन योर ओन, आपको बचाने कोई नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि सरकार भी जो है वो बचाने सिर्फ उस वक्त आती है जब बिल्कुल कोई ना कोई बहुत ही पानी सर से गुजर चुका हो, वरना अदरवाइज उनका भी यही होता है कि यार अगर हमने ओन कर लिया तो ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हमारी जो है वो शर्मिंदगी है कि यार हमारे मुल्क से जो है बंदा कैसे आ गया, ठीक है ना? ये ट्रैफिकिंग इस चक्कर में हो रही है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये कि कभी भी 2 नंबर तरीके से आपने नहीं आना। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जब खुद यहाँ आना था तो मैंने कोई एजेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट थी यूएन की इस बॉडी की तरफ से, तो वो लोग मुझे ऑलरेडी जानते भी थे मेरे चाइना के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया। लेकिन उसके बाद आई वाज ऑन माय ओन कि मैंने पाकिस्तान से मैंने किस तरह से आना है कुआलालंपुर। सिर्फ एक लेटर था, इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आप यकीन करें कि जितने जो प्रोसेसेस थे सारे खुद किए, प्रोटेक्टोरेट से लेके मेडिकल के अलावा जो है जो डिग्रियों की जो वो होती है वेरिफिकेशन और ये वो सारा कुछ खुद एक डिपार्टमेंट खुद गया, जाके प्यार से जो है वो सारे चीजें जो है वो वैलिडेट करवाई, वेरीफाई करवाई, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, सारा किसी चीज का कोई मसला है। मेरे ख्याल में हार्डली मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे शायद 20,000 भी 15 से 20,000 भी मेरे नहीं लगे, वो भी जाके मुझे रीइंबर्स हो गए। जितने जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जनाब ये तो आपको पता था तो आपने कर लिया। अगर जिस बंदे को नहीं पता तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है मलेशिया के लिए? देखें, इसमें पता क्या, इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो ये होती है कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लेसिंग इन दिस केस, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। यानी बड़े बड़े लोग, मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो आजकल एक वो सिलसिला चल रहा है कि जो लोग ओवरस्टे हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको बाहर जाना पड़ रहा है, उनको वापस उनके मुल्क भिजवाया जा रहा है। तो अब वो जो है चूंकि कोविड की वजह से वो कैश हाथ से नहीं लेते, क्योंकि जाहिर है कोविड की वो हो सकती है जो है वो ट्रांसमिशन। तो वो क्या, वो कहते हैं जनाब कि जी आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, सिंपल। तो उससे हम स्वैप करेंगे तो उसके बाद वो हो जाएगा। अच्छा, उसका अल्टरनेटिव उन्होंने ये दिया कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर एक वो कार्ड मिलता है टच एंड गो,
टाइप का, 5 रिंगिट का है, जो पाकिस्तानी कितने 150 रुपए का होगा। तो वो जो है वो मिलता है, उसमें आप पैसे डलवाएं, जिस तरह किसी भी आप कार्ड में डलवाते हैं, तो आप एज वो आपका समझो एज अ डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड, वो आपका डेबिट कार्ड है, वो आप उसके अंदर 100, 200, 1000 जितना भी आपने डलवाना आप डलवा लें। आप अंदाजा करें, लोगों को नहीं पता होता, और जिन लोगों को पता होता है वो वही 5 रिंगिट का यानी 150 रुपए का जो कार्ड है वो हजारों रुपए के अंदर दे रहे होते हैं कि तेनू मुफ्त अपना जड़ा है ना, तेनू तेरा बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मसला नहीं, असी तेरा डेबिट कार्ड बनवा ले। और डेबिट कार्ड करके वो 5 रिंगिट का कार्ड 200-300 रिंगिट के अंदर सुकून से जो उनका जो 10-10, 12-12, 15-15 हजार का उनको चूना लगाते हैं। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप अगर मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क में आप जाना चाह रहे हो, उसकी मालूमात आपको फर्स्ट हैंड आपको लेनी पड़ेगी। दोस्तों से जिक्र करें, जो आपके मुझे याद है कि मुझे सबसे ज्यादा जो मालूमात जो दी थी ना, वो एक साहब ने दी थी। आप पारा में इस्लामाबाद में एक साहब थे जो कि ये फोटोकॉपीज करते थे, नोटरी का काम करते थे, नोटराइजेशन का ना। उनसे मैं अच्छा, मेरा एक केमिस्ट्री मेरी बन गई। उनको मैंने कहा जी कि ये इस तरह से है, थोड़ा सा मैं भी जरा एम्बिशियस था, जरा हवाओं में उड़ रहा था। उन्होंने भी कहा कि यार ये कोई लड़का है तो क्या, तो उन्होंने भी कहा कि चलो बातें अच्छी कर रहा है तो जरा टाइम गुजारते हैं। लाइट गई भी थी। 1 घंटे के अंदर मैंने सारी मालूमात मैंने उनसे ले ली कि क्या कहाँ पर जो है वो लैकिंग होती है। और मैंने फिर उसके बाद वही किया कि एक एक डिपार्टमेंट खुद जाके पता किया कि भाई क्या प्रोसेस है, प्रोटेक्टोरेट कैसे बनवाना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है, अपनी डिग्रीज कैसे वेरीफाई करवानी है। सिंपल पीनट्स के अंदर जो है वो सारा काम जो है हो गया। तो मैं बात बड़ा हैरान होता हूँ कि जो लोग होते हैं, लेकिन इसमें एक बुनियादी तौर पे एक और चीज भी है कि जिन लोगों को ये दिलासा दे के या लारा लगा के ये जाया जाता है ना कि बस हमारा उधर बंदा है, 2 नंबर तरीके से, हाँ, तो बस वो सब कुछ वो टेक केयर कर लेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, टूरिस्ट वीजे पे आओ, वहां से स्लिप हो जाना है, तो उसके बाद आगे हम जाने, हमारा काम जाने। इतना बड़ा जुल्म है ये कि आप अंदाजा करें कि मैं यहाँ पर इन वर्कर्स को देखता हूँ और बाकायदा जो है वो अफसोस होता है कि यार इतना जुल्म हो रहा है। अब तो कोविड के दिनों में तो और भी ज्यादा, जब आप बहुत सारे लोग जो है इलीगल हो गए हैं, वीजा रिन्यू नहीं हुआ, तो अब पुलिस हर जगह जो है वो रेड्स कर रही है, जनाब कि जी निकालो इनको, ये क्या मसला है, ये है वो फलाना। तो जब क्योंकि अब ट्रैकिंग बहुत इजी होगी कोविड के चक्कर में, आप जहां पर भी जाएंगे आपको ट्रैक किया जाता है कि भाई आप कौन सी जगह घूमते हैं। तो अगर कोई बंदा इलीगल रह रहा है तो वो तो फौरी तौर पर पकड़ा जाता है। तो वो अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गया तो वो अपना इलाज कराने नहीं जा रहा। क्यों नहीं इलाज करवाने जा रहा? कि इलाज करवाने जाएगा तो पकड़ा जाएगा और उसके बाद आगे उसके साथ किस्मत ही है कि उसके साथ क्या करती है। तो यही मेरी अपील है कि कभी भी 2 नंबर तरीके से कभी नहीं आना, और ये जो है ना हमेशा खुद अपना आपने देखना है कि किस तरह से आपने अपना वे आउट निकालना है। बाकी नौकरी तलाश करने की जो चीज है वो इंटरनेट सबसे बेहतरीन जो है वो एक वो है जरिया। आप इंटरनेट पे देखें। अगेन कोविड के कोई स्पेसिफिक इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हो, एक बात। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में एक बंदा एक प्रोफेशनल है पाकिस्तान के अंदर और वो अप्लाई करता है इंटरनेट के थ्रू, क्या वो डायरेक्ट वहां से उसको जॉब मिल जाती है या उसको पहले वहां पे विजिट पे आना है और फिर उसके बाद वहां पे वो मेरे सिलसिले में तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो डायरेक्ट जो है वो मिल गई थी, क्योंकि ऑलरेडी एक मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा ऑनलाइन हो गया था, और इसलिए मुझे तो इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। एक चीज होती है कि मुख्तलिफ कंपनीज स्पॉन्सर कर सकती हैं वीजा। ये कंपनीज दैट स्पॉन्सर्स वीजा किसी भी मुल्क के हवाले से, उसको अगर गूगल आप करें तो बहुत सारी कंपनीज की लिस्टिंग जो है वो आ जाती है। तो मेरे ज़हन में इस तरह का कि कोई ऐसा बंदा हो जो पहले यहाँ पर विजिट करने आया हो, विजिट करने के बाद जो है उसने देखा हो कि हाँ भी सीवी वगैरह ड्रॉप कर दिए ये वो, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले किसी दौर में ये होता था कि यहाँ के जो लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, उसमें इनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी, टेक्निकल लोगों की इनको ज़रूरत थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज बहुत उन्होंने तरक्की की और बहुत ज्यादा काम किया। अब अगर आईटी इंडस्ट्री में मिसाल के तौर पे कोई है तो इनके अपने आईटी इंडस्ट्री के अंदर इतने कमाल स्पेशलिस्ट्स हैं कि उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कुछ चीप लेबर जो है वो होगी तो इसलिए हम बाहर से बुलवा लेंगे, जिस तरह अमेरिका में या किसी और मुल्क में होता है, क्योंकि ऑलरेडी लोकल लोगों की तनख्वाह एक्सपेट्स के मुकाबले में थोड़ी कम नहीं होती है, तो इसलिए वो प्रेफर कम करते होता हैं कि वो, हाँ, तो वो अच्छा। जो है वो सिवाय उनके जो इलीगल है, ठीक है ना, इलीगल को तो किसी तौर पे भी वो किया जा सकता है ना, हाँ, वो तो लेकिन जो, मतलब इलीगल हाँ, तो किसी भी जगह पे वो बस हाँ, अगर एक्सप्लॉइट होते हैं, लीगल बंदा एक्सप्लॉइट केस, 100 ले रहा होता है तो इलीगल को 60-70 जी पे जी, ही बिल्कुल वो करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो करते हैं। तो ये लेकिन इसमें जो और काफी अरसा तक बहुत सारे जो ममालिक थे, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस और पाकिस्तानी जो टैलेंटेड जो लोग थे आईटी इंडस्ट्री में और बाकी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, उनमें मलेशिया को वो इसलिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं भी करते थे। वो ये कहते थे कि यार एट द एंड अगर हमने 2 लाख 3 लाख पाकिस्तानी रुपए अगर कमाने हैं, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करके मैं पाकिस्तान में भी उतने कमा लूंगा मैं, है जी, ना। जी, जी, अगर जी। अगर वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, अगर वो नॉर्मल मीडियोकर है तो मीडियोकर की तो वैसी यहाँ पर गुंजाइश इसलिए नहीं बनती कि उनके पास ऑलरेडी अपना जो हब है, उनका जो अपना जो पूल है, लोकल पूल, वो ही अच्छा खासा टैलेंटेड है। तो अगर तो आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज है, और फिर आप ये कहते हैं जनाब के जी कि यार इतना मेरे अंदर टैलेंट है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अगर 4 लाख रुपया कमा रहा हूँ या 6 लाख रुपया मैक्सिमम अर्न कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कमा ही लूंगा। हम्म। लेकिन ऑन द अदर हैंड मलेशिया इसलिए अब अट्रैक्टिव ज्यादा हो गया है, प्री कोविड की बात करूं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हब बन चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि उनको इंटरनेशनल आगे उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं, यहाँ से वो तरक्की करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, यहाँ से वो तरक्की करके कनाडा जा सकते हैं। फिर ये कि इनके चूंकि जो है वो फॉरेन रिलेशंस तकरीबन सारे ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर जो वीजा यहाँ से अगर आप अगेन लीगल हैं तो यहाँ से वीजा अगले किसी मुल्क का वीजा लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, तो यानी आपके लिए तरक्की करने का मौका यहाँ पर जी, जी, ये हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपके कहने का मतलब ये है कि इस कंट्री को हम एज अ स्टेपिंग स्टोन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, अगर ये हो तो। एग्जैक्टली सही है। एक नाजरीन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप सुन रहे हैं या आपके इर्द गिर्द अगर कोई इलीगल तौर पे मलेशिया जाना चाह रहा है, तो प्लीज़ खुदारा उसको बताएं कि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जिस तरह नबील भाई ने बताया कि वहाँ पे फिर उसकी कोई ना कदर होती है, और फिर आजकल तो वो पकड़ पकड़ के जो है वो फिर वापस कर रहे हैं। तो आप अगर आपको ये है ना आए कि जी वो उधर एजेंट बैठा हुआ है, तो इधर एजेंट बैठा हुआ है, तो वो सारा कुछ कर लेगा, तो ये कर लेगा, तो वो कर लेगा। आप एम्बेसी अगर आपको वीज़ा कोई देता है, तो आप उधर लोकल एम्बेसी है, उस एम्बेसी में जाएं, जाके उसको वैलिडेट करवा लें कि जी ये मेरा वीज़ा ओके है, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप अपने हिसाब से पूरी करें, और नहीं तो किसी से पूछ लें। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं इनके साथ वो कर दूंगा, ये खुद इधर यहाँ पे इनकी प्रोफाइल जो है वो मैं टैग कर दूंगा, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो आप कहीं से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि इग्नोरेंस जो है ना, वो बिल्कुल भी वो नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सक्यूज बिल्कुल। अगर तो आपको इतना सा भी वो है ना कि अगर आप कहते हैं जनाब जी मुझे 90% अपनी लक के ऊपर यकीन है, तो तब भी आपको इलीगल नहीं आना, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, रगड़े जाएंगे। ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि जाहिर मेरी जो जॉब है वो डिप्लोमेटिक नेचर की है, तो डेफिनेटली मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि मेरी बाकायदा जो है वो इल्तिजा है कि जब भी आए हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए और पूरी तरह से मालूमात लेके आए, वरना अदरवाइज जो है ना आपका चलिए। सही है, सही है। अच्छा, जो वेबसाइट्स के हवाले से या जो जॉब्स के हवाले से एक दो वेबसाइट्स हैं, आप लिंक्डइन है, इंडीड.com है, तो ये एक दो तो मुझे पता है, बाकी आप अगर आपके माइंड में कोई है तो। इसमें मुझे वैसे ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, मैं तो खुद जो है वो मजीद जानना चाहूंगा लेकिन जो जो लिंक्डइन यकीनन सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जॉब की सर्चिंग के हवाले से। इसके अलावा ग्लासडोर
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है किसी स्पेसिफिक रोल के लिए। इसके अलावा ग्लासडोर के अलावा एक इनकी अपनी एक साइट है jobstreet.com.my। अच्छा। ये एक साइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चूंकि मलेशिया में केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं कोविड के, तो इस वक्त इनकी जो पहली प्रायोरिटी है, और बॉर्डर्स भी बंद हैं इस वक्त, कोई आ जा नहीं सकता उस तरह से, तो इनकी इकोनॉमी को जितना बड़ा धचका लग चुका है, एक्सपर्ट्स अभी निश्चित है, यानी अभी उनको जो ना वो नहीं करेंगे, ये लोकल लोगों को पहले प्रेफर करेंगे, लोकल लोगों को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि डेंट बहुत बड़ा पड़ा है इकोनॉमी। तो ज़ाहिर है हर चीज पिछले 2 महीने से तो लिटरली वो तो हर जगह पे, वो तो देखिए हर जगह पे क्या हालात हैं। और फिर बहुत सारे ममालिक ने ये वीजा बैन, ट्रैवल बैन और ये सारी चीजें ये उन्होंने बैन की हुई हैं। और फिर जब आप जाते भी हैं तो वो एक प्रॉपर क्वारंटाइन सिस्टम है उनका, वो आप तो अभी तो है वो तकरीबन कुछ साल तो आप बिल्कुल सोचे ही ना, क्योंकि जो है वो ये सबसे पहले तो अपनी लोकल जो आबादी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, पहले उनको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि आया के को वाकई ही हमें जरूरत है भी बाहर से उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर बंदा बुलाने की या नहीं। तो ये वो मुल्क नहीं है जहां पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुली हैं और लोकल बंदे नहीं इनको मिल रहे, या ब्रेन ड्रेन हो गया या समथिंग लाइक दैट। कंपटीशन है अच्छा खासा। अच्छा, एक हम जिस तरह मलेशिया जो है वो एशिया टाइगर है, तो अभी पाकिस्तान जो है वो कौन से ऐसे, मतलब पाकिस्तान में जो लोग हमें सुन रहे हैं, कोई बिजनेसमैन भी होंगे, डिफरेंट किस्म के और भी लोग होंगे, तो वो कौन से इक़दामात कर सकते हो जिस तरह मलेशिया की तरह, मतलब हम भी एज अ एशियन टाइगर बन सके? आप क्या डिफरेंस फील करते हैं, या आप क्या देखते हैं कि क्या फ़र्क है पाकिस्तान और मलेशिया? सबसे बड़ा जो एज है ना, वो है हमसाया ममालिक का। अगर किसी के पास मलेशियन पासपोर्ट है ना, तो वो आसियान रीजन के हर मुल्क सिवाय म्यांमार के वो जा सकते हैं सुकून से, बगैर किसी वीजा के। इंडोनेशिया जा सकता है, आपका जो है वो सिंगापुर चला जाएगा, कंबोडिया, लाओस वगैरह, विदाउट एनी उसके। और जब वो फिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटीज भी अपने लिए तलाश कर सकता है वो इजीली। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, मैं खुद चूंकि जाता रहता हूँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, सार्क रीजन का अनफॉर्चुनेटली, चूंकि मेरा मुल्क सार्क में है, पासपोर्ट भी सार्क मुल्क से मुतल्लिक एक मुल्क का है, मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरा श्रीलंका का भी मेरा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ सर कि श्रीलंका तो मैं अभी हो के आया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा भी बहुत अच्छा $20 आपको देने हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपका श्रीलंकन वीजा लग ये बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। मेरा भी वीजा इतनी ही आसानी से लगा था, लेकिन डर था मेरे अंदर, क्योंकि मैं बांग्लादेश मैंने कोर्स पढ़ाने जाना था, रिजेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी एशिया मीडिया समिट 2018 में, रिजेक्ट, नहीं जाने दिया उन्होंने। रिजेक्ट से मुराद ये कि उन्होंने मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं किया, ये उन्होंने डेफिनेटली कुछ कंट्रीज के साथ तो हमारा वैसे भी उन्होंने जो है ना वो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब नहीं, आप ना ही जाएं तो बेहतर है, आप हमें अपना डॉक्यूमेंट्स ना दें, ऐसी क्या रिजेक्ट आपको करना, तो नहीं गया। अच्छा, इसी तरह से नेपाल की दफा भी मैं मखमसे में था कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, अल्टीमेटली खैर कोविड आ गया तो मैं नहीं जा सका। तो सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात जब तक बेहतर नहीं होंगे, अब ईरान भी जाता भी हमको 10 दफा सोचते हैं कोई यार वो जो है वो ईरान का पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया तो पता नहीं अमेरिका भी जा सकते हैं। हाँ, सही बात। फिर चाइना जो है वो आप चले गए तो पता नहीं अमेरिका वाले क्या सोचेंगे अगर मुझे अमेरिका को भी जाना पड़ गया। तो ये इतनी सारी जो है वो छोटी छोटी ये चीजें हैं। फिर उसके बाद ये कि जो लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है यहाँ पर मलेशिया में, तो इनकी जो पहली उनकी प्रायोरिटी होती है कि यार आप ठीक है इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको साथ में एक लोकल बंदा आपको साथ में पार्टनर के तौर पे आपको रखना पड़ेगा, जो आपका कैंडिडेट है, ठीक है। अब उसका फिर उनको ये फायदा होता है कि उनका अपना बंदा उसकी जो है वो उसमें जो है वो एक शराकतदारी हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो जो फॉरेनर है या जो एक्सपर्ट है वो मुस्तकिल जो है वो उनके लिए वो क्या हो सकता है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो या ना हो,
वो जो उनका जो पार्टनर है, जो लोकल आदमी है, वो इकोनॉमी के लिए बड़ा वायबल हो जाता है। तो ये एक चीज मैंने इनकी जो है देखी है। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इनको डिस्पाइट के डिफरेंसेस कुछ ममालिक के साथ हैं, तो थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं, कारोबार के मामले में, नॉलेज शेयरिंग के मामले में, नॉलेज गेनिंग के मामले में बहुत वो है, यानी कि वो कहते हैं जनाब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। और फिर उसके बाद ये कि इस मामले में भी थोड़े से ओपन माइंडेड है कि उस तरह की जो ना वो नहीं है कि यार ये तो फलाना मुल्क फलाने के साथ जो है वो दोस्त है, इसका मतलब ये हमारा दुश्मन हो सकता है। हर मुल्क के डिप्लोमेटिक जो 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 उनके वो है ना, जो लाइंस है, जो बाउंड्रीज हैं, बड़े क्लियर हैं कि जनाब जी हमने हमारी जो है वो जो दोस्ती दुश्मनी हमारी एक तरफ, कारोबार और जो तरक्की है वो एक तरफ, बिजनेस है, तरक्की है वो एक तरफ, वो एक ये चीज। अच्छा, तो यहाँ तो अगर कोई बंदा किसी में हो गया तो कहते ये पतरी एंटी कंट्री है, ये क्या चक्कर है। हाँ, मतलब वो हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज के बारे में लाजमी इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब वो क्या देते हैं कि वो उसका दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन तो दुश्मन, तो इस तरह ये खैर इंटरनेशनली तौर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ गया अभी मेरे माइंड में कि लोकल्स के साथ अगर कोई मतलब कोई बंदा वहाँ पे है, एक्सपर्ट्स रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो कोई शादी करना चाहे या कोई मतलब इस तरह का हो के फिर नेचुरलाइज अगर पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अच्छा, इसमें जो है काफ़ी अर्सा पहले काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से आए यहाँ पर, और इवन प्री पार्टीशन दौर के यहाँ पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट से और यहाँ पर रह गए और फिर जो है वो रह ही गए। तो ये अगेन बड़ी मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटी है। यहाँ पर आपको साउथ इंडियंस भी मिलेंगे, आपको नॉर्थ इंडियन सिख भी मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी ओरिजिन के भी आपको लोग मिलेंगे, सिंधी बहुत मिलेंगे आपको, पूरी कम्युनिटी है, ईरानियन कम्युनिटी है, फिर लोकल कम्युनिटी जो यहाँ के अब नेशनल मान चुके हैं, ठीक है, नेचुरलाइज हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो सबसे पहले तो ये होती है कि वो जो खातून है जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, वो आपसे शादी करेगी क्यों? व्हाट आर यू ऑफरिंग हर? ठीक है ना, क्या मतलब ऑफरिंग क्या? आपकी अच्छी जॉब है, अगर आप मतलब और आपको तो स्पेशली पाकिस्तान है, आपको घर से इजाजत है, तो हाँ, मतलब मैं बस समझ रहा हूँ, मैं इस हालात तो वाकई से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि वो क्यों जो है वो मानेगी। या तो आप बहुत ज्यादा हैंडसमनेस बहुत सानवी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू वहीं से ही होता सारा मामला, लेकिन हैंडसमनेस बात की चीज है। इम्पोर्टेंट जो है वो चीज ये है कि या तो आप किसी को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं, वो आपसे शादी कर रही है, ठीक है, या कोई खातून जो है वो अगर किसी बंदे को जो है वो यहाँ के लोकल बंदे से शादी करना चाह रही हैं, तो वो जो है किसी भी वजह से, तो अब इन्होंने इनके जो अपने जो रूल्स हैं, जो इनके रेगुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसेस आपस में मिक्स हो गई हैं, इस हद तक मिक्स हो गई है कि जो इनकी तीन बड़ी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिजिनस मलेस, चाइनीज़ और साउथ इंडियन, ये आपस में इन्होंने शादियां कर ली हैं कि अब एक जो चौथी सबसे बड़ी जो इनकी जो रेस बन गई है, उनको कहते हैं चिंदियन, यानी चाइनीज और इंडियन आपस में उन्होंने शादियां की, तो वो चिंदियन जो है वो बन गए। इसी तरह से बहुत सारे मलेशियन हैं जिन्होंने चाइनीज के साथ शादी की। तो फाइनेंशियली इतना बड़ा मसला इनको नहीं है कि जनाब ये इस तरह से करें। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने की हैं, दो शादियां की हैं, पाकिस्तान में भी एक है, यहाँ पर भी मलेशिया में भी एक है, लेकिन जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट भी बहुत सियानी है, वो नहीं इतनी आसानी से देती। और अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो एक बहुत बड़ा ये एक टेंशन की बात होती है, क्योंकि उसकी वजह कि बच्चे कौन सी नेशनैलिटी के, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी तो बंदा लेने नहीं आया बच्चों के लिए, वो तो लेने आया मलेशियन, और मलेशियन जो है वो कहते हैं जनाब ये नहीं सीखती नहीं। तो वो जो अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को जब एडमिशन का मामला है, या जो उसका अगर खुदा ना खास्ता उसको मेडिकल की उसको ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत बखेड़े।
तो वो अब चाहे मुझे नहीं पता कि उन्होंने डेलिबरेटली इन्होंने इतना स्लो प्रोसेस रखा हुआ है या क्या सूरत हाल है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल इतना कोई, अगर इस नेचुरलाइजेशन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उतना प्रॉफिटेबल या उतना फायदेमंद ये वेंचर नहीं है, सवाए इसके कि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने शादी सिर्फ इस वजह से की कि वो यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाह रहे थे और वो लोकल पार्टनर कोई ऐसा रखना चाह रहे थे जो उनकी शरीक हयात, तो ताकि वो भाग ना सके। तो वो एक जो है वो एक एंगल जो है वो था, लेकिन ओवरऑल बच्चों के हवाले से मैंने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली ये एक मसला है कि नेचुरलाइजेशन उतनी आसानी से नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हमारे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया है हमें। अवैस साहब हैं, अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको कोई भी आप क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे नाज़रीन को बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो मुझे शो हो जाएगा, मैं उसका आंसर जो है वो दे सकता हूँ। बाकी अवैस साहब आज आपकी बर्थडे है, माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। तो अभी आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, आगे आप भी रेडी रहें। वो यूके से हैं। इसके अलावा नेमतुल्लाह साहब हैं जी, वो हमें कह रहे हैं कि गुड, कीप इट अप। और कुछ जो है वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं जी, एक इतना ज़्यादा टैलेंट सिर्फ एक बंदे में, माशाल्लाह। मोहम्मद है जनाब, बहुत शुक्रिया। ये जी इनकी मेहनत भी है और खुदादाद सलाहियतें हैं। सर, एक अभी इस टैलेंट की और इस चीज़ की बात आ गई, तो ज़रा थोड़ा आप तहरीर शनासी के हवाले से ज़रा बता दें अपना ये टैलेंट भी, थोड़ा उसकी डिटेल भी बता दें जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था। अच्छा, ये मैं मेरे ख्याल में शायद 16 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, तो कितना मैं 39 का हो गया हूँ, तो काफ़ी अरसे से ये तहरीर शनासी, बेसिकली मुझे इंस्पिरेशन मुझे मिली थी एक शर्लॉक होम्स का एक वो था, एक कहानी थी, उसमें इसका ग्राफोलॉजी का जिक्र था, क्योंकि आर्थर कोनान डॉयल साहब बज़ाते खुद बहुत अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट थे, और उसी के हवाले से फिर आगे ज़रा शौक बढ़ता गया। मैंने कहा यार कुछ राइटिंग्स के अंदर जो ना कुछ है, यानी डिफरेंस होता है, तो कि क्या डिफरेंस होता है, तो फिर बाद में एक पॉइंट पे जाके पता लगा कि ये तो बकायदा एक इल्म है जिसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेट बैक इन लेट 90s नया था, तो चीज़ें ज़रा मिल जाती थी हमें इजीली, तो वो जनाब जब सर्च किया तो काफ़ी सारा मटेरियल मुझे मिल गया, और फिर लोगों के लिए बड़ी एक यूनिक सी चीज़ होती थी, पाकिस्तान से कोई बंदा इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, काम कर रहा है और दिलचस्पी ले रहा है, बिल्कुल वही ना, तो वो एक सीखना शुरू कर दिया उस चीज़ के हवाले से। फिर जब मैं खुद टेलीविजन इंडस्ट्री में आया एज अ प्रोड्यूसर, तो मुझे एक 2003-2004 में मुझे मौका मिला कि मैं एक अकल्ट साइंसेस का प्रोग्राम शुरू करूँ एक चैनल से। तो वो अकल्ट साइंसेस के अंदर मैं थोड़ा सा उसको उस एंगल से लेना नहीं चाह रहा था कि वो तवीज़ धागे और इस तरह का प्रोग्राम हो, तो मैंने कहा कुछ ज़रा नया किया जाए। तो उसमें फिर मैंने एक हमारे एस्ट्रोलॉजर थे मरहूम एस.एम. राहत साहब, उनको मैंने कहा कि जी आप मेरे साथ प्रोग्राम में आए और एज एन एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजी पे एक प्रोग्राम करते हैं। और फिर एक मरहूम मतीउर रहमान साहब थे, पामिस्ट, बहुत कमाल के, वो उनको मैंने कहा कि वो बोलते सारे नया खत्म हुआ था जियो से, तो मैंने कहा जी आप मेरे प्रोग्राम में आए। तो उसी सिलसिले में फिर मेरी मुलाकात हुई सादिक महमूद मलिक साहब से, कमाल के एस्ट्रोपामिस्ट हैं, बड़ा उनकी अचीवमेंट्स हैं इसके हवाले से। तो मुझे थोड़ा सा खुद भी जरा शौक था इन चीज़ों का, तो वो फिर मैंने जब कॉम्बिनेशन देखा ना, तो मैंने कि यार मैं ना सुपरस्टिशंस और इस तरह की जो चीज़ों से बड़े वो खिलाफ हूँ कि यार क्या आप लोगों को बता रहे हैं जनाब की जी शादी टूट जाएगी, या वो मंगलीक है, मंगलबाद है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा यार ये सारी खुराफात है, मुझे इस तरह की नहीं चाहिए। थोड़े से ये लोग भी जरा प्रोग्रेसिव किस्म के थे, तो तवीज़ गंडे उस तरह से नहीं देते थे ये, तो अपने प्रोफेशन में बड़े सीरियस लोग थे ये। तो मैंने कहा कि हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इसको एक बिहेवियरल साइकोलॉजी का प्रोग्राम करते हैं इस पे। NLP मैंने उन दिनों नई जो है मैंने सीखी थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट हम लोग सक्सेस के जो ट्रेट्स हैं उनको स्टडी करें। तो अगर हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, तो जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा आलम भी हो। पामिस्ट्री अगर इल्म है और कई हजार सालों से एक इल्म है, तो जरूरी नहीं कि पामिस्ट अच्छा आलम भी हो उसका, तो वो 2 नंबरी कर सकता है। तो हम क्यों ना इसके ऊपर इस तरह से जो है वो हम करें कि अगर एक मिसाल के तौर पे एक सेलिब्रिटी आता है, तो वो उस वॉक ऑफ लाइफ के अंदर वो अपने किन ट्रेट्स की वजह से वो उस मुकाम पे पहुंचा।
हाई एम्बिशंस थे, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला था या क्या था, तो उसी के अंदर वो खुद ब खुद मेरा एक वो सेगमेंट बन गया उसमें हैंड राइटिंग एनालिसिस का। वो जब शुरू अच्छा। किया तो वो बहुत ही ज्यादा मकबूल हो गया, क्योंकि बिल्कुल एक हटके चीज थी उस वक्त। लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार कोई बंदा तहरीर से भी इंसान की पूरी शख्सियत पढ़ सकता है। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो सेगमेंट पॉपुलर हुआ। और लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा मेरे ज़हन में ये था कि यार एक बड़ा क्लैश हो जाता ना पर्सनैलिटीज का, कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं, आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं, आप राइटर भी हैं, तो क्या करें? वो फिर जो है वो फिर कहीं अलोंग द लाइन फिर मैंने सोचा कि यार ग्राफोलॉजी के ऊपर जितनी मेहनत की है करते रहें, लेकिन इसको बजाय शोहरत उस तरह से ना बनाया जाए, क्योंकि एक तो मार्केट रेडी नहीं थी, और दूसरा जो है ना मैं अक्सर रेडियो पे जब मैं प्रोग्राम करता था कभी-कभी जिस तरह आपने बुलाया तो उस तरह से मुख्तलिफ इंटरव्यूज देता था, तो लोगों के सवाल बड़े ऊट-पटांग होते थे कि यार मेरी राइटिंग देख के बताएं कि कहीं मेरे पे जादू तो नहीं हुआ हुआ, या मेरी राइटिंग देख के बताएं राइटिंग में जादू क्या भाई, राइटिंग आपने अगर बचपन में सीखी है और जादू आपके ऊपर हो गया तो वो राइटिंग आपको क्या बताएगी? वो जो है ना वो मुझे आइडिया हो गया कि यार लोग जो है ना वो अभी भी उसी वो तवीज धागे के चक्कर से जो है ना निकल नहीं सकते। तो वो फिर मैंने कहा यार ये जो है ना बस ठीक है, इसको एक प्रॉपर टाइम पे इसको दोबारा रीलॉन्च करेंगे इसको, और अपनी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैं चाइनीज मेटाफिजिक्स के बहुत सारे जो है वो कमाल के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर में, जिन्होंने बहुत काम किया मेटाफिजिक्स के ऊपर। तो वो मैं अक्सर जो है मेरी वो होती है कि सैटरडे संडे जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं यहाँ की लोकल लाइब्रेरी चला जाता हूँ, और वहाँ पर मेटाफिजिक्स में ऐसी ऐसी किताबें जो कि मुझे शायद ही कहीं और से मिल सकती हों, वो मैं पढ़ता हूँ। अगर मलेशियन में लिखी हुई है या चाइनीज में लिखी हुई है तो साथ में दोस्त को ले जाता हूँ कि ये मुझे ट्रांसलेट करके बताओ ये क्या है। तो वो एक टाइम देखेंगे कि कब आएगा जब इसको प्रॉपरली इसको लॉन्च करेंगे, फिर वक्त ये बस टैलेंट है। मैं तो कहता हूँ कि अभी जो है ना, अभी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी बाकी जगहों पे भी अवेयरनेस आ गई है। नाजरीन को मैं बताता जाऊँ कि ये इनकी प्रोफाइल पे जाएं, और इन्होंने 7-8 साल पहले का एक वो प्रोग्राम का कुछ क्लिप एक 14 साल का शेयर किया है, वो मैंने देखा था। कोई एक पंजाब के कोई तालीम के वो थे, वजीर थे, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस ना राइटिंग देख के तो वो एनालिसिस किया था। तो बहरहाल इसको आप लॉन्च कर सकते हैं जी अभी। ये पूरा एक सीरीज थी यूट्यूब पे, ये काफी प्रोग्राम्स पड़े हुए जिसमें शोएब मलिक, सलमान बट, ये सारे मेरे प्रोग्राम्स में आते रहे, सैयद नूर साहब और ये वो, तो इनके हैंड राइटिंग एनालिसिस काफी पड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि वो वही बात 14-14 साल से पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं, उसको जब दोबारा लॉन्च करना होगा उसको देखेंगे क्या किया जा सकता है। अच्छा, तो फिर वक्त हम अपनी नौकरी के अंदर ही लगे हुए। सही है, सही है सर। टाइम तो प्रोग्राम का कम था, अभी काफ़ी ऊपर हो गया, और दिल तो चाह रहा है कि मतलब हम बातें करते रहें, काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहें। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी आपको दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगे, और इस पे स्पेशली तौर पे थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और वैसे बाय द वे मैं खुद भी आपको सेंड करने वाला हूँ। तो अभी हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हैं, तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसको, ख़ास तौर पे जो मलेशिया के अंदर है, या जो वैसे ओवरऑल जो ओवरसीज कम्युनिटी है, तो वो किस तरह पाकिस्तान की बेटरमेंट में किरदार अदा कर सकती है? और मतलब बाहर रह के, एक तो सबसे बड़ी बात है जो नाजरीन को मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि पाकिस्तानी ओवरसीज सिर्फ पैसा नहीं भेजते आपको, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को यही पता है कि भाई पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने इतना पैसा भेज दिया, गवर्नमेंट लेवल पे भी उसकी अप्रिसिएशन होती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा मतलब पाकिस्तानी और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मतलब अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उधर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है वो कर रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ऐसे ओवरसीज़ हीरोज़ को सामने लाया जाए जो मतलब इतना कुछ कर रहे हैं। आपके उसमें भी अगर कोई पाकिस्तानी ओवरसीज़ हीरोज़ है तो वो आप मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम उसको प्रोग्राम में भी दावत देंगे। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन था कि ओवरसीज़ 2-3 चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह ये एक शुरू हुआ ओवरसीज वोटिंग के हवाले से, ई वोटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा,
तो बहुत सारे लोगों ने कहा जनाब की जी के एक ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या लेना देना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या लाला मूसा में क्या हो रहा है, या जंग में क्या हो रहा है। तो मेरा जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये कि देखिए मसला ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे पहले तो एक आपका ब्रांड एम्बेसडर है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से गया है, चाहे वो जो है वो खुद अपनी मदद पे गया है, या वो स्लिप हो गया है, इलीगल तौर पे वो आया, वो पाकिस्तानी ही है। बिल्कुल। वो जहां पर भी जाएगा अच्छा करेगा तब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम है, अगर वो बुरा करेगा तब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम है। तो पहली तो चीज जो है वो यही है। मैं बहुत सारे ऐसे ममालिक में गया हूँ जहां पर जब मैं बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो साथ इस तरह करके देखते थे, तो बाद में मुझे सोचता था कि यार ये इसको क्या हुआ, वो बाद में पता लगता था कि किसी ना किसी पाकिस्तानी ना उसके साथ 2 नंबरी करके वो गया, डसा हुआ है या कुछ इस तरह कुछ किया है। तो वो एक लोग जो है स्टीरियोटाइप तो करते हैं, ये इंसानी फितरत है कि वो स्टीरियोटाइप करते हैं कि यार ये इस तरह, ये इस नेशन का है तो इसलिए इस तरह की हरकत ये करेगा। तो पहली तो जो है वो चीज है। अच्छा, बात हो रही थी ई वोटिंग की या पाकिस्तान से ताल्लुक की, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ पैसे ही नहीं भेजते और भी बहुत सारे चीज होती है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसका डायरेक्ट असर ओवरसीज पाकिस्तानी पे पड़ता है। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है तो तब पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो और सहम जाते हैं कि यार ये हमारा मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान गए तो खजल हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन का कोई बहुत बड़ा वो हो जाता है, कोई मशहूर हो जाता है कि यार इसने इतनी करप्शन की है, तो वो सारी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ा सहम जाते हैं कि यार हम सानू भी ताना मिलेगा ताड़ा ते अपना ये जो वो हम तैयार होते हैं उसके लिए, और फिर हम सुनते भी हैं बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम ऐसे सुनते भी। इसी तरह से फिर इसी तरह से कि कोई खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है या कोई इस तरह प्रोटेस्ट हो जाता है तो वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सहम जाते हैं कि यार ये इसका जो डायरेक्ट जो है वो ये होता है। अब मैं एक इंटरगवर्नमेंटल इदारे में हूँ जहां पर हमारा काम है ट्रैवलिंग करना, जाके वर्कशॉप्स अटेंड करनी, दूसरे ममालिक के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स के साथ मिलना और इस तरह से। अब बाज़-औक़ात जो है वो, लेकिन चूंकि बाकायदा मैं डिप्लोमेट, यूएन का डिप्लोमेट नहीं हूँ, ब्लू पासपोर्ट होल्डर नहीं हूँ, मेरा पासपोर्ट ग्रीन ही है, तो मुझे वीजा लेते हुए मुझे उतनी ही मुश्किलात होती है जितनी एक आम पाकिस्तानी को होती है। अगर पाकिस्तानी को अगर दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि जनाब जी आप जरा साइड पे आ जाएं, आपको पूरी पूछ प्रतीत होगी भाई आप क्यों यहाँ पर आए हैं, ठीक है। वो तो अगर हम जो है वो गवर्नमेंट के भी अगर मेहमान हो तो वो तो बाद में हमें रेस्क्यू कराने कोई ना कोई आ जाता है ना, गवर्नमेंट का सरकारी बंदा के जनाब जी वो है तो साडा बंदा तो जान दो। लेकिन वो जो छोटा सा जो पोर्शन होता है उसमें वो बंदा जो है ना थोड़ा सा कच्चा जरूर होता है अपने कुलीग से सामने, कि मिसाल के तौर पे जी कोई बंदा कुलीग भूटान का है या नेपाल का है या कहीं और इंडिया का है, तो यार हम तो निकल आए थे, तुमसे क्या पूछ रहे थे, तो बंदा शर्मिंदा होता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ये कहते हैं जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भिजवा रहे हैं या जो भी है, एक उनका एक पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा कलीदी किरदार है, तो वहां पर ये सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो भी चीज हो रही है उसका इफेक्ट भी उन पाकिस्तानियों पे हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तुसी तो डॉलर कमाते पे हो ते असी इत्थे रुल गए हैं ते हो गया, इस तरह नहीं है। हर चीज जगह के अपने ही जो है वो मामला है। मैं अभी यहाँ पर जो टिकटॉक के जो ट्रेंड्स है ना मलेशिया में, वो जरा और तरह के हैं, जाहिर हाल एक का एल्गोरिथम जरा डिफरेंट होता है। मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं टिकटॉक के ऊपर जब देखता हूँ ना, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं जो एक्सपायर जिनके हो गए हैं वीजाज और ये वो और इलीगल रह रहे हैं, इतनी को उनकी बुरी हालत है कि आप सोच नहीं सकते कि ना उनको सर छुपाने को कोई जगह, ना उनको जो है वो अपना कमा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या कि अल्टीमेटली जो है वो रोल रहे हैं और वो जो है वो कहते हैं जनाब कि जी घर वाले हमसे पीछे पैसे मंगवाते हैं कि जनाब यार तू बाहर बैठा है मौज कर रहे हैं तो पैसे भेज। मैंने कहा मैं 1.5 साल से कोविड की वजह से कमा ही कुछ नहीं रहा, और आप यकीन करें कि इतना पाकिस्तानी लड़का यहाँ पर पिछले दिनों में खुदकुशियां की हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो प्रेशर मेंटल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये मैं जो है वो कहूंगा जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी का जब नाम आता है या आप ये कहते हैं कि जी साडा मुंडा बाहर बैठा है, तो उसकी जो मुश्किलात है। अब मैं एक या मेरे साथ के और बहुत सारे लोग जो एक अच्छी जॉब्स करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो मजदूरी करने आया है, जो अपना शायद पेट सही तरह से भरता ना हो, लेकिन उसने अपने भांजे को आईफोन उसने लाल भी भेजना है,
नया जो मॉडल है, वो जो मेंटल हाँ प्रेशर उसके ऊपर है ना, वो इट इज अनबेरेबल। तो ये मैं जो है वो लाजमी कहूंगा कि अगर तो आप तरक्की कर सकते हैं अपने मुल्क में, यकीनन करें। अगर आप तरक्की आपने बाहर जाके करना है तो अपना रिश्ता पाकिस्तान के साथ जरूर रखें। जिस तरह कहते हैं ना कि एक हड्डी एक परमानेंट होनी चाहिए, तो वो एक जरूर होनी चाहिए, एक रिश्ता जरूर होना चाहिए। और जब आप तरक्की करते हैं तो उसके समरात पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचने चाहिए। ये मेरा आज का जो है शुक्रिया जी, बात। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हमें सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान जब भी आप कोई रेमिटेंस भेजें, वो ऑनलाइन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजें। जो है वो इलीगल तरीके से आप पैसा ना भेजें, तो वो जो इलीगल से जाता है पैसा, वो हमारी इकोनॉमी में जो है वो ऐड नहीं होता। तो ये एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है। इसके साथ अभी हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होंगी आपसे और आपकी ज़िंदगी से। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीदें बांटें और आसानियाँ बांटें, और जब आपके पास से कोई उठ के जाए तो वो एक उम्मीद लेके जाए, एक मुस्कुराहट लेके जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान नज़ाकत मलिक को ओवरसीज़ हीरोज़ शो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में किसी और हीरो को आपके साथ लेके आऊँगा। उस वक़्त तक अल्लाह नेगहबान। अस्सलामु अलैकुम।